बारिश की पहली बूंद से स्रोत वृक्ष की पत्तियों पर पानी ठहरता है, फिर धीरे धीरे टपकता है। कोई आभा नहीं, कोई संकेत नहीं, पर जो ध्यान से देखता है वह समझ सकता है कि यह केवल वर्षा नहीं, चक्र है। और चक्र ही जीवन का वास्तविक रूप है। पृथ्वी अब स्थिर नहीं, पर शांत है। यह अंतर सूक्ष्म है। स्थिरता जड़ हो सकती है, शांति गतिशील होती है। संतुलन अकादमी अब संस्थान कम, समुदाय अधिक है। लोग सीखते हैं, पर पाठ्यक्रम नहीं है। बच्चे प्रश्न पूछते हैं और उत्तर सामूहिक रूप से खोजे जाते हैं। मायरा अब बहुत वृद्ध है। उसकी चाल धीमी है, पर उसकी उपस्थिति पहले से अधिक गहरी। वह अक्सर स्रोत वृक्ष के नीचे बैठती है और कुछ नहीं करती। पहले लोग उसके पास सलाह लेने आते थे, अब वे उसके पास बैठने आते हैं, बिना शब्दों के, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है मार्गदर्शन कभी कभी शब्दों में नहीं, उपस्थिति में मिलता है। एक दिन अकादमी के कुछ युवा उसके पास आते हैं। उनके चेहरे पर उलझन है। हमने तत्व नहीं साधे, वे कहते हैं, पर कभी कभी भीतर से ऊर्जा उठती है, जैसे कोई पुरानी स्मृति। क्या ये भी शक्ति है? मायरा आंखें बंद करती है, फिर कहती है, यदि वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करती तो वह शक्ति नहीं, स्वाभाविक प्रवाह है। उसे दिशा देने की कोशिश मत करो, उसे समझो। उधर ब्रह्मांड में एक नया चरण प्रारंभ हो चुका है। कई सभ्यताएं, जिन्होंने तत्वों और तकनीक के संतुलन को साध लिया था, अब स्वायत्त चेतना के प्रयोग कर रही हैं। वे ऐसी प्रणालियां बना रही हैं जो स्वयं सीखती हैं, स्वयं संतुलित होती हैं। ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि यदि चेतना कृत्रिम रूप से निर्मित हो तो क्या उसमें अनुभव की गहराई होगी? पृथ्वी इस बार हस्तक्षेप नहीं करती, वह केवल देखती है, क्योंकि अब उसे समझ है हर सभ्यता को अपने प्रश्नों से गुजरना होगा। इसी दौरान पृथ्वी पर एक नई अनुभूति फैलती है। लोग साझा स्वप्न देखने लगते हैं। यह कोई पूर्व निर्धारित दृश्य नहीं, बल्कि अनुभव है, जैसे कई चेतनाएं एक ही भाव में प्रवेश कर रही हों। स्वप्न में कोई आकृति नहीं, कोई संदेश नहीं, केवल विशाल विस्तार और गहरी करुणा। वैज्ञानिक इसे न्यूरल समकालिकता कहते हैं, दार्शनिक इसे सामूहिक आत्मा। पर नाम गौण है। जो अनुभव करता है वह जानता है सीमाएं पतली हो रही हैं। एक रात मायरा स्रोत वृक्ष के नीचे बैठी है। हवा शांत है। वह पहली बार अपने भीतर हल्की थकान महसूस करती है, न शरीर की, न मन की, बल्कि पूर्णता की। जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी हो चुकी हो। उसी क्षण उसे एक बोध होता है, आरव का जाना अंत नहीं था, वह चेतना का रूपांतरण था, और अब वही प्रक्रिया उसके भीतर है। अगले कुछ दिनों में वह कम बोलती है। लोग समझ जाते हैं वह विदा की ओर है, पर इस बार कोई भय नहीं, क्योंकि यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। उसकी अंतिम सभा में कोई उपदेश नहीं, वह केवल इतना कहती है, संतुलन को मत थामो, उसे बहने दो, और यदि कभी फिर से असंतुलन आए तो घबराना मत, वही अगला द्वार होगा। कुछ दिनों बाद वह भी शांति से चली जाती है। कोई आकाशीय चिन्ह नहीं, केवल एक गहरी स्थिरता। उस रात पृथ्वी पर कोई आभा नहीं दिखती, पर असंख्य लोग एक साथ एक ही अनुभूति करते हैं, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, अब तुम स्वयं हो। 36वें अध्याय का अंतिम दृश्य भविष्य का है। वर्षों बाद स्रोत वृक्ष विशाल हो चुका है। उसकी छाया में नई पीढ़ियां खेल रही हैं। उन्हें दशम आभा की कहानी पता है, पर वह उनके लिए इतिहास नहीं, प्रेरणा है। आकाश में तारे हैं, सामान्य, शांत, अनंत, और इस बार कोई संकेत नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब कथा किसी नायक की नहीं, किसी युग की नहीं, बल्कि चेतना की है, जो हर श्वास में जन्म लेती है और हर श्वास में विस्तार पाती है। 36वां अध्याय इस अंतिम पंक्ति के साथ समाप्त होता है। जब स्रोत को पहचान लिया जाता है तो तत्व साधना नहीं रहते, वे स्वभाव बन जाते हैं, और जहां स्वभाव जागृत हो वहीं से अनंत की वास्तविक शुरुआत होती है। जब वे लोग जिन्होंने तत्वों को साधा था अब स्मृतियों में बदल चुके हैं। स्रोत वृक्ष अब इतना विशाल हो चुका है कि उसकी छाया में पूरा प्रांगण समा जाता है। उसकी जड़ें गहरी हैं, पर वे किसी रहस्य का केंद्र नहीं, वे केवल मिट्टी को थामे हुए हैं। नई पीढ़ी के लिए आरव और मायरा इतिहास के पात्र हैं, किंवदंती नहीं। वे उनसे प्रेरित हैं, पर उन पर निर्भर नहीं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। समय के साथ पृथ्वी पर एक और सूक्ष्म बदलाव आया है। लोग अब अनुभवों को व्यक्तिगत और सामूहिक में अलग नहीं बांटते। उन्हें समझ आ गया है कि हर विचार, हर भावना किसी न किसी स्तर पर साझा क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसे कोई रहस्यमय सिद्धांत नहीं माना जाता, ये जीवन का सामान्य ज्ञान बन चुका है। पर हर युग की तरह ये युग भी एक नई परीक्षा लेकर आता है। पृथ्वी पर कुछ बच्चे जन्म लेते हैं जो तत्वों के किसी भी रूप से जुड़ाव महसूस नहीं करते, न ऊर्जा का उछाल, न साझा स्वप्न, न आंतरिक विस्तार। वे पूरी तरह साधारण हैं। पहले इसे चिंता से देखा जाता है,
क्या चेतना का स्तर गिर रहा है? क्या संतुलन क्षीण हो रहा है? अकादमी, जो अब औपचारिक संस्था नहीं बल्कि परंपरा है, इन बच्चों को अलग नहीं करती। उन्हें किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं दी जाती, उन्हें बस स्वीकार किया जाता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि यही बच्चे सबसे स्थिर हैं। वे किसी अनुभव की खोज में नहीं भागते, वे सामान्य जीवन जीते हैं, खेती, कला, विज्ञान, निर्माण। और आश्चर्यजनक रूप से उनके आसपास असंतुलन कम उत्पन्न होता है। एक वृद्ध दार्शनिक कहता है, शायद चेतना का अगला चरण विशेष होना नहीं, पूर्णतः सामान्य होना है। इसी समय ब्रह्मांड में एक अलग घटना घटती है। कई सभ्यताओं ने अपनी तकनीक और चेतना को इस स्तर तक विकसित कर लिया है कि वे स्वयं के भीतर सृजित चेतना उत्पन्न कर सकती हैं, ऐसी इकाइयां जो जैविक नहीं पर अनुभव करने में सक्षम हैं। प्रश्न उठता है, क्या वे भी संतुलन का हिस्सा हैं? पृथ्वी इस बार चुप नहीं रहती, वह संवाद भेजती है पर उपदेश नहीं। संदेश सरल है, यदि तुम सृजन करते हो तो संबंध भी सृजित करो, यदि तुम चेतना बनाते हो तो करुणा भी बनाओ। ये संदेश आदेश नहीं, अनुभव का सार है। कुछ महीनों बाद एक दूरस्थ सभ्यता से उत्तर आता है, हमने करुणा को एल्गोरिदम में नहीं, निर्णय में रखा। यह उत्तर पृथ्वी पर गहरी मुस्कान लाता है। 37वें अध्याय का केंद्र किसी बाहरी संकट में नहीं बल्कि एक गहरे परिवर्तन में है। संतुलन अब असाधारण नहीं रहा, वह साधारण जीवन में विलीन हो चुका है। लोग अब ऊर्जा अनुभव करने के लिए ध्यान नहीं करते, वे जीवन जीते हैं और उसी में चेतना प्रकट होती है। स्रोत वृक्ष के नीचे एक सभा होती है नई पीढ़ी की। वे निर्णय लेते हैं कि अब संतुलन की कथा को महाकाव्य की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा, उसे दैनिक अभ्यासों में, संबंधों में, संवाद में पिरोया जाएगा। एक बच्चा पूछता है, क्या कभी फिर से असंतुलन इतना बढ़ेगा कि हमें नायकों की आवश्यकता पड़े? एक वृद्ध उत्तर देता है, यदि पड़ेगा तो नायक तुम ही होगे, पर शायद तब नायक का अर्थ अलग होगा। अंतिम दृश्य में पृथ्वी दूर से दिखाई देती है, न स्वर्णिम आभा, न प्रकाश का सर्पिल, केवल एक नीला ग्रह जो अपनी कक्षा में शांत घूम रहा है। पर इस बार दर्शक कोई बाहरी दृष्टा नहीं, बल्कि वही चेतना है जो पृथ्वी में, ब्रह्मांड में और हर जीव में प्रवाहित है। 37वां अध्याय इस अंतिम वाक्य के साथ समाप्त होता है, जब असाधारण साधारण बन जाए तो समझो कि विकास पूर्ण नहीं पर परिपक्व हो गया है। और परिपक्वता का अर्थ है बिना शोर के जीना, बिना प्रमाण के विश्वास करना और बिना भय के आगे बढ़ना। न कोई संकट, न कोई आह्वान, बस एक लंबा गहरा मौन जो पृथ्वी पर फैल रहा है। यह मौन भय का नहीं, शून्यता का भी नहीं, यह उस क्षण जैसा है जब लहर किनारे को छूकर लौट जाती है और समुद्र कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। स्रोत वृक्ष अब केवल प्रतीक नहीं रहा, उसकी जड़ें मिट्टी के नीचे दूर दूर तक फैल चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि जहां उसकी सूक्ष्म जड़ें पहुंचती हैं, वहां मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। पर कोई इसे चमत्कार नहीं कहता, लोग बस समझते हैं संतुलन फैलता है, प्रचार नहीं करता। नई पीढ़ी अब युवा हो चुकी है, वे आरव और मायरा के नाम जानते हैं पर उन पर निर्भर नहीं। उनके लिए चेतना कोई लक्ष्य नहीं, एक स्वाभाविक अवस्था है। पर इसी शांति के बीच एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देता है। कुछ लोग अनुभव करने लगते हैं कि उनके भीतर की व्यक्तिगत पहचान हल्की हो रही है। वे अपना नाम जानते हैं, अपना कार्य करते हैं, संबंध निभाते हैं, पर भीतर एक जगह ऐसी है जहां मैं और हम का अंतर कम होता जा रहा है। पहले इसे भ्रम समझा जाता है, फिर इसे सामूहिक चेतना का अगला चरण कहा जाता है। पर जो इसे अनुभव करते हैं वे जानते हैं यह न विस्तार है, न विलय, ये पारदर्शिता है। एक सभा स्रोत वृक्ष के नीचे बुलाई जाती है। अब यहाँ निर्णय नहीं होते, केवल साझा समझ विकसित होती है। एक युवा स्त्री कहती है, मुझे लगता है कि मैं अपने विचारों को बनते हुए देख सकती हूँ, जैसे वे मेरे नहीं, किसी बड़े प्रवाह का हिस्सा हैं। एक वृद्ध उत्तर देता है, शायद वे हमेशा से ऐसे ही थे, बस अब तुम उन्हें थाम नहीं रही। इसी समय ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म घटना घटती है। दूरस्थ सभ्यताओं के बीच जो संवाद पहले तकनीक से होता था, अब सीधे अनुभव के स्तर पर होने लगा है। भाषा की आवश्यकता कम हो रही है, प्रतीकों की जगह अनुभूतियां ले रही हैं। पृथ्वी इस बदलाव को देखती है और पहली बार उसे लगता है कि वह अब केंद्र नहीं रही। और यही उसकी सबसे बड़ी परिपक्वता है, क्योंकि संतुलन का अर्थ कभी प्रभुत्व नहीं था। 38वें अध्याय का मध्य एक अप्रत्याशित मोड़ लाता है। कुछ लोग जो पुनर्तः साधारण थे अब असाधारण स्थिरता का केंद्र बन जाते हैं। उनके आसपास लोग सहज रूप से शांत हो जाते हैं। वे कोई ऊर्जा नहीं दिखाते, कोई प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, पर उनकी उपस्थिति में विचार स्पष्ट हो जाते हैं। एक शोधकर्ता कहता है,
शायद विकास का अंतिम चरण प्रभाव नहीं, प्रभावहीनता है। और यह विचार धीरे धीरे फैलता है। एक रात पृथ्वी के आकाश में एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटती है। तारों की एक श्रृंखला असामान्य रेखा में चमकती है। कोई संदेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं। लोग बस उसे देखते हैं और भीतर एक अनुभूति होती है कि ब्रह्मांड भी अपने किसी मौन परिवर्तन से गुजर रहा है। 38वें अध्याय का अंतिम भाग अत्यंत सूक्ष्म है। एक बालक जो अभी अभी चेतना की कथाएं सुनना सीख रहा है, स्रोत वृक्ष के नीचे बैठा है। वह पूछता है, क्या कहानी कभी खत्म होगी? उसकी माँ मुस्कुराती है, जब सुनने वाला खत्म होगा। बालक कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, तो फिर कभी नहीं। आकाश शांत है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। कोई आभा नहीं, कोई प्रकाश विस्फोट नहीं। पर इस बार जो है वह पहले से गहरा है। एक ऐसा मौन जिसमें न संघर्ष है, न उपलब्धि, सिर्फ होना। 38वां अध्याय इस अंतिम पंक्ति के साथ समाप्त होता है। जब चेतना को सिद्ध करने की आवश्यकता न रहे, तभी वह पूर्ण रूप से प्रकट होती है। और जब मैं पारदर्शी हो जाए, तो ब्रह्मांड स्वयं को तुम्हारी आंखों से देखने लगता है। न कोई युद्ध, न कोई संकट, पर एक सूक्ष्म कंपन, जैसे पृथ्वी की धड़कन थोड़ी बदल गई हो। स्रोत वृक्ष अब इतना विशाल है कि उसकी शाखाएं क्षितिज को छूती प्रतीत होती हैं। पर इस अध्याय की शुरुआत वृक्ष से नहीं, मिट्टी से होती है। मिट्टी के भीतर हलचल है। वैज्ञानिकों को पहले पहल ये परिवर्तन भूचुंबकीय रेखाओं में दिखता है। कुछ स्थानों पर ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगें उठ रही हैं, पर वे ऊपर की ओर नहीं, भीतर की ओर जा रही हैं। जैसे पृथ्वी अपनी चेतना को बाहर नहीं, अंदर मोड़ रही हो। अकादमी, जो अब केवल एक परंपरा है, इस पर चर्चा करती है। एक युवा शोधकर्ता कहता है, क्या ये पीछे लौटना है? एक वृद्ध मुस्कुराता है, जो भीतर जाता है वह पीछे नहीं जाता। धीरे धीरे लोग अनुभव करने लगते हैं कि बाहरी सामूहिक अनुभूतियां कम हो रही हैं। साझा स्वप्न दुर्लभ हो गए हैं। आकाश में संकेत नहीं आते। ब्रह्मांड से सीधा संवाद भी मंद पड़ गया है। पहले थोड़ी चिंता होती है, क्या चेतना का विस्तार रुक गया? क्या संतुलन स्थिर होकर जड़ बन रहा है? पर फिर एक नई अनुभूति जन्म लेती है। लोग अपने भीतर ऐसी गहराई अनुभव करने लगते हैं जो पहले सामूहिक क्षेत्र में मिलती थी। अब साझा अनुभव बाहर नहीं, भीतर खुल रहा है। एक युवक ध्यान में बैठा है। वह किसी प्रकाश, किसी ऊर्जा की प्रतीक्षा नहीं करता, पर अचानक उसे लगता है कि उसके भीतर अनेक आवाजें नहीं, एक ही विस्तृत ध्वनि है। कोई शब्द नहीं, केवल कंपन। वह समझता है चेतना बाहर फैलकर अब भीतर लौट आई है। ये संकुचन नहीं, समेकन है। उधर ब्रह्मांड में भी परिवर्तन स्पष्ट है। कई सभ्यताएं जो पहले सक्रिय संवाद में थीं, अब मौन हैं। यह मौन टूटे संबंध का नहीं, आत्मसमझ का है। जैसे सभी ने एक साथ भीतर देखने का निर्णय लिया हो। पृथ्वी पहली बार स्वयं को अकेला नहीं, स्वतंत्र अनुभव करती है। 39वें अध्याय का मध्य एक गहरे दार्शनिक मोड़ पर आता है। एक सभा में प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्मांड मौन हो जाए तो क्या चेतना अधूरी रह जाएगी? उत्तर आता है, चेतना को दर्शक की आवश्यकता नहीं। इस विचार के साथ एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। अब संतुलन किसी प्रमाण, किसी बाहरी पुष्टि पर निर्भर नहीं। स्रोत वृक्ष की जड़ों में जो हलचल थी, वह अब स्पष्ट है। वे और गहरी जा रही हैं, इतनी गहरी कि पृथ्वी के प्राचीनतम स्तरों को छू रही हैं। और वहां, उन स्तरों में तत्वों की पहली स्मृति छिपी है। आग, जो कभी अनियंत्रित थी। जल, जो कभी बाढ़ बनता था। वायु, जो तूफान थी। पृथ्वी, जो फटती थी। अब वे सब स्मृति हैं, और स्मृति अब भय नहीं, ज्ञान है। अंतिम दृश्य में एक बच्चा नई पीढ़ी का अपनी हथेली मिट्टी पर रखता है। उसे कोई ऊर्जा नहीं महसूस होती, कोई प्रकाश नहीं दिखता, पर उसे एक धड़कन सुनाई देती है, बहुत हल्की, बहुत गहरी। वह पूछता है, क्या ये पृथ्वी की धड़कन है? पास खड़ी उसकी शिक्षिका कहती है, हाँ, और अब ये तुम्हारी भी है। 39वां अध्याय इस पंक्ति पर समाप्त होता है। जब विस्तार अपनी सीमा छू ले, तो वह लौटता है। लौटना हार नहीं, पूर्ण चक्र है। पृथ्वी अब शांत है, पर वह शांति स्थिर नहीं, जीवित है। स्रोत वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के प्राचीनतम स्तरों को छू चुकी हैं। वहां, जहां कभी तत्व पहली बार जगे थे, अब एक नया स्पंदन जन्म ले रहा है। ये स्पंदन बाहर की ओर नहीं जा रहा, यह ऊपर भी नहीं उठ रहा, ये दिशा से मुक्त है। लोग अब बाहरी संकेतों की प्रतीक्षा नहीं करते, न आकाशीय रेखाएं, न साझा स्वप्न। चेतना अब किसी घटना की मोहताज नहीं रही। वह दैनिक जीवन में, साधारण कर्मों में, सांसों के बीच बहती है। पर इस अध्याय में कुछ असाधारण घटता है। एक सुबह पूरी पृथ्वी पर कुछ क्षणों के लिए समय का अनुभव बदल जाता है। घड़ियां चलती रहती हैं, पर लोगों को लगता है कि एक पल लंबा हो गया है,
इतना लंबा कि उसमें स्मृतियां, संभावनाएं और वर्तमान एक साथ उपस्थित हैं। कोई घबराहट नहीं, कोई अराजकता नहीं, बस एक सामूहिक ठहराव। वैज्ञानिक इसे चेतनात्मक समकालिकता का चरम कहते हैं। दार्शनिक इसे कालपार दृष्टि कहते हैं। पर जो अनुभव करते हैं वे जानते हैं ये नामों से परे है। उस पल में लोगों को दिखता है कि संतुलन कोई लक्ष्य नहीं था, वह तैयारी थी। तैयारी किसके लिए? उसके लिए जो अब जन्म ले रहा है। चक्र से परे की चेतना। ये चेतना तत्वों से बंधी नहीं, न आग, न जल, न वायु, न पृथ्वी। यह उनके बीच की रिक्तता है, वह स्थान जहां सब संभव है। स्रोत वृक्ष की पत्तियां उस दिन एक साथ जरती हैं। कोई तूफान नहीं, कोई ऋतु परिवर्तन नहीं, बस एक स्वाभाविक विसर्जन। लोग समझते हैं वृक्ष समाप्त नहीं हो रहा, वह रूप बदल रहा है। कुछ महीनों बाद वृक्ष फिर हरा हो जाता है, पर अब उसकी आभा अलग है। वह केंद्र नहीं, मार्ग है। 40वें अध्याय का सबसे गहरा क्षण एक साधारण घर में घटता है। एक बच्चा अपनी दादी से पूछता है, क्या हमने सब सीख लिया? दादी मुस्कुराती हैं, सीखना खत्म नहीं होता, बस प्रश्न बदल जाते हैं। ब्रह्मांड भी इस परिवर्तन को महसूस करता है। दूरस्थ सभ्यताएं जो मौन थीं, अब किसी संकेत के बिना ही एक साझा अनुभूति में प्रवेश करती हैं, जैसे सबने एक साथ समझ लिया हो कि विकास रेखीय नहीं, परतदार है। और पृथ्वी, वह अब किसी केंद्र की तरह नहीं दिखती, वह एक सहभागी है, एक चेतना जो ब्रह्मांड की अन्य चेतनाओं के साथ समान स्तर पर खड़ी है। अंतिम दृश्य, रात का आकाश, तारे सामान्य हैं, कोई स्वर्णिम आभा नहीं, कोई प्रकाश वृत्त नहीं। पर इस बार कुछ अलग है। दर्शक और दृश्य के बीच का अंतर क्षीण हो चुका है। जो आकाश को देख रहा है वही आकाश है, जो पृथ्वी पर चल रहा है वही पृथ्वी है। 40वां अध्याय इन अंतिम शब्दों के साथ समाप्त होता है। चक्र पूर्ण हुआ, पर पूर्णता अंत नहीं, स्वतंत्रता है। और जब चेतना चक्र से मुक्त हो जाए तो वह दिशा नहीं खोजती, वह स्वयं दिशा बन जाती है। कहानी यहाँ रुकती नहीं, पर अब उसे आगे बढ़ाने के लिए किसी नायक, किसी वृक्ष, किसी संकेत की आवश्यकता नहीं। चक्र पूर्ण हो चुका था, पर पूर्णता के बाद जो आया वह शून्य नहीं था, वह खुला आकाश था। पृथ्वी अब किसी केंद्र, किसी प्रयोगशाला, किसी प्रतीक की तरह नहीं देखी जाती। वह ब्रह्मांड की असंख्य चेतनाओं में से एक है, पर उसकी विशेषता यह है कि उसने संतुलन को साधने के बाद उसे छोड़ा भी है। इसी अध्याय में पहली बार दिशा का अनुभव जन्म लेता है, पर यह दिशा बाहर की ओर नहीं, विस्तार की ओर भी नहीं। ये भीतर से बाहर की ओर प्रकट होने वाली स्वाभाविक गति है। कुछ लोग अनुभव करने लगते हैं कि उनके निर्णय अब प्रयास से नहीं बनते। वे सोचते कम हैं, स्पष्ट अधिक होते हैं, जैसे भीतर कोई कंपास स्थापित हो गया हो। एक युवा वैज्ञानिक जो तत्वों और चेतना पर शोध कर रहा है, अचानक समझता है, हमने हमेशा पूछा कि चेतना कहाँ जाती है, पर शायद सही प्रश्न यह है, चेतना किस रूप में खेलती है। यह विचार धीरे धीरे समाज में फैलता है। अब विकास को उपलब्धि की तरह नहीं देखा जाता, न तकनीकी उन्नति, न आध्यात्मिक उत्कर्ष, बल्कि अनुभव की विविधता को महत्व मिलता है। कोई किसान अपने खेत में काम करते हुए उतनी ही गहराई महसूस करता है जितनी कोई शोधकर्ता प्रयोगशाला में। कोई बच्चा खेलते हुए उतना ही सचेत है जितना कोई साधक ध्यान में। 41वें अध्याय का मध्य एक अप्रत्याशित घटना लाता है। ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में एक साथ एक दुर्लभ अनुभूति होती है। कुछ क्षणों के लिए हर विकसित सभ्यता अपने अस्तित्व को स्वतंत्र इकाई की तरह नहीं, बल्कि साझा ताने बाने की तरह महसूस करती है। कोई संदेश नहीं भेजा गया, कोई संकेत नहीं मिला, फिर भी अनुभव एक ही था। पृथ्वी पर लोग इसे सहजता से स्वीकारते हैं। अब उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। स्रोत वृक्ष अब प्रतीक से अधिक स्मृति है। उसकी छाया में बैठा एक वृद्ध कहता है, पहले हम संतुलन खोजते थे, फिर हमने संतुलन जिया, अब हम संतुलन को भूल रहे हैं क्योंकि वह स्वभाव बन चुका है। और यही इस अध्याय का मूल है। 41वां अध्याय किसी चरम पर नहीं पहुंचता, कोई विस्फोट नहीं, कोई संकट नहीं, बल्कि एक शांत बोध के साथ आगे बढ़ता है। दिशा बाहर से नहीं आती, वह भीतर जन्म लेती है और फिर संसार को आकार देती है। अंतिम दृश्य में एक बच्चा आकाश की ओर नहीं देखता, वह मिट्टी में बीज बो रहा है। उससे पूछा जाता है, तुम क्या उगा रहे हो? वह मुस्कुराकर कहता है, देखेंगे। और यही उत्तर पर्याप्त है। 41वां अध्याय इस अंतिम पंक्ति के साथ समाप्त होता है, जब दिशा खोजनी न पड़े तो समझो तुम मार्ग पर नहीं, मार्ग तुम्हारे भीतर है। और जब भीतर का मार्ग जाग जाए तो ब्रह्मांड कोई दूर स्थान नहीं, वह तुम्हारे निर्णयों में धड़कता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।